हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूँ। अगर आपने पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लो, तब आप इस टॉपिक पे आना, आपको बहुत 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 बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इतना हमारा गारंटी है, वादा है हमारा, और इससे कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि मैं चैप्टर के एंड में 100 से ऊपर क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि बोर्ड बेस्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, यह देखे थे कि डीसी मोटर क्या होता है। देखो, उसमें कुछ मैं और भी पॉइंट्स बता देता हूँ जो कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए, ऐसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एग्जामिनर भी आपको घुमा दे तो मैं उस तरह की भी बातें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरह से 2 मैग्नेट था, ऐसे बीच में एक कॉइल था। ठीक है, और इस कॉइल से इधर में हम लोग बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे रखे थे ए, दिस इज बी, सी एंड डी, ऐसा हम लोग दिल ले करके चले थे। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि यह पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या ऐसे ही सब्जेक्टिव में, एक लाइन वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले में, कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कितने देर के बाद रिवर्स कर जाता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कितने देर के बाद करता है। तो करंट का डायरेक्शन कितने देर के बाद रिवर्स करता है। तो देखो, जब ये ऐसे था तो ऐसे से आधा रोटेशन किया, इधर आया, तभी ना रिवर्स कर गया। यानी क्या कहोगे कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, यानी प्रत्येक आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या, और आप भी ये सब तो पढ़ लिए थे हम लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो, इसमें ए बी और सी डी में तो करंट का डायरेक्शन ऊपर और नीचे, जैसे मान लेते हैं प्लस इस साइड में था तो ऊपर में करंट जाएगा और इधर में नीचे आएगा। ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे हो गया। अब देखो, कभी आपसे यह पूछ दिया कि क्या कॉइल में जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यानी बी का डायरेक्शन है, क्या उधर भी करंट का डायरेक्शन है। तो हाँ, बिल्कुल है। देखो, इस वाले में ए बी और सी डी में ना करंट उसके जस्ट परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट ऊपर जा रहा था, या करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन यह जो BC वाला साइड देख रहे हो या AD वाला साइड देख रहे हो, उसमें करंट कहाँ जा रहा है, तो उसमें करंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, करंट भी इधर ही है। तो BC और AD में, यानी इन BC एंड AD हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी सो एंगल जो कि थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 0 होगा। अब 0 होगा तो क्या यह फोर्स लगा सकता है इस पर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फोर्स के लिए, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फोर्स बराबर कितना होता था, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, और थीटा की जगह 0 रख दोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, साइन 0 कितना होता है, 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। नहीं पढ़े हो तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो फोर्स बराबर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यह 2 पॉइंट आप और भी ध्यान में रखना है आपको कि जो BC और AD होता है उसमें फोर्स की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यह सब बातें हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए। 2 पॉइंट है, बस दोनों पॉइंट को आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब आगे बोला जाता है कि देखो, ये सब जो DC मोटर है ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, कॉमर्शियल पर्पस में जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होता है। यानी यह DC मोटर हो गया, और DC में ही कॉमर्शियल मोटर जो होता है, कॉमर्शियल का मतलब जो यूज में हम लोग लेकर के आते हैं, वह कॉमर्शियल मोटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वो उसको पढ़ लेते हैं। तो अगला हेडिंग आप दे दोगे क्या, बहुत 2-4 मिनट का टॉपिक है, कॉमर्शियल मोटर।
ठीक है। तो देखो बाकी सब तो सेम रहेगा। सबसे पहला में यह रहता है कि जो कॉइल हम लोग देख रहे थे अभी, उस कॉइल को वाउंड कर देता है यानी बांध देता है सॉफ्ट आयरन कोर पे। अब सॉफ्ट आयरन कोर पे क्यों बांधते हैं इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। और जितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा उतना जल्दी क्या होगा, वो रोटेट करना चालू होगा और अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी सबसे पहला पॉइंट में कि जो कॉमर्शियल मोटर होता है उसमें क्या लिख देंगे कि द कॉइल इज वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्यों बता दिए, क्योंकि ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और मैग्नेटाइज होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है जल्दी से। सेकेंड पॉइंट में क्या देखा गया, तो सेकेंड पॉइंट में यह है कि जो कॉइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, टर्न्स होने से क्या होगा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उसमें अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो आपका वर्किंग का कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी इफ़िशियंसी जो उसका है, इफ़िशियंसी मतलब काम कैसा कर रहा है तो ज़्यादा करेगा काम। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर रहेगा। ऐसा ही सोचो ना, एक आदमी है जो कम ताकतवर है, एक ज़्यादा ताकतवर है, तो काम ज़्यादा कौन करेगा, जिसके पास स्ट्रेंथ है, जो हेल्दी है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको हेल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द कॉइल कंटेन्स a large number of turns, किस चीज़ का, of insulated copper wire। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट में हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, देखो तीसरा पॉइंट में यह होता है, अब यह सोचो कि जो मोटर है उसमें स्ट्रेंथ उसका कब ज़्यादा होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट रहेगा तब या परमानेंट मैग्नेट रहेगा तब। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमानेंट मैग्नेट का ताकत फिक्स होता है, स्ट्रेंथ फिक्स होता है। तो अगर उसके स्थान पे हम लोग यूज़ कर लेंगे किस चीज़ को, एक पावरफुल मैग्नेट को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर यूज़ कर लेंगे तब क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट अभी हम लोग उसमें देख रहे थे नॉर्थ और साउथ में, उस परमानेंट मैग्नेट की जगह कौन सा मैग्नेट यूज़ कर लोगे, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट में कि ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड, बचपन मत लिख लेना, इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है कॉमर्शियल मोटर के लिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से पूर्ण रूपेण ख़त्म हो गया कौन सा, डीसी मोटर। ठीक है, अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हटा रहा हूँ इसको, आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हो तो। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यानी बस आपके दिमाग को उल्टा कर देगा, जो अभी तक आप पढ़े हो उसके उल्टा सोचने लगोगे। ठीक है, तो EMI प्यार से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, EMI। तो अभी तक आप क्या पढ़े थे, तो पता यह चलेगा कि अभी तक तो सर हम यही पढ़े थे कि एक अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेट है तो कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर से अगर करंट पास करवा देंगे, यानी ये मान लेते हैं कि तार है, तो इस तार से अगर हम लोग करंट को पास करवा देंगे तो यह तार किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यानी आपने अभी तक यह पढ़ा कि अगर आपके पास मैग्नेट है, सही लिखे थे, अगर आपके पास करंट है तो इस करंट को अगर आप पास करवा दे रहे हो इस कंडक्टर से, तो यह कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़े थे हम लोग। अब आपका थिंकिंग जस्ट उल्टा होने वाला है, क्योंकि अब यह सोचा गया कि अगर किसी कंडक्टर से हम लोग करंट पास करवा रहे हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या जस्ट उल्टा भी पॉसिबल है, यानी अगर करंट से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं
तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास मैग्नेट है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेट है, तो क्या हम मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आंसर मिला कि हाँ कर सकते हैं। उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे और एक हेनरी नाम के, जो 1831 ईस्वी में 1831 में एक एक्सपेरिमेंट किए और जिससे यह पता लगा लिए कि हाँ सिर्फ हम लोग करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि मैग्नेट से हम लोग करंट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यानी मैग्नेट अगर आपके पास है तब भी आप करंट का प्रोडक्शन कर सकते हो। इस प्रोसेस का नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसको क्या बोले थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कब से कब? करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हुआ तब, लेकिन जब मैग्नेट से करंट पैदा होने लगा तब हम लोग पैदा का मतलब वो नहीं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो वाला बायोलॉजी वाला नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कुछ करेगा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा, उससे इसको डिड्यूस कर देगा। तो ये हुआ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस कर लिए हम लोग? करंट, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास मैग्नेट है तब हम लोग उस मैग्नेट से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ, क्या हो रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम किस चीज़ से? तो मैग्नेट से। ठीक है, अब मैग्नेट को क्या करने से प्रोड्यूस होगा? मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बस कि ऐसा करने से प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन, उसको समझाऊंगा मैं, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बीच में अगर मोशन रहेगा, कोई भी एक चल रहा है या दोनों चल रहा है, तब हम लोग कहेंगे, कैसे चलेगा अभी सब देखेंगे आगे में। When there is relative motion between them is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो एक पॉइंट इसमें और भी लिख दे रहा हूँ, जो अभी हम लोग देखते हैं कि जनरेटर वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है वो इसी मेथड का यूज़ करके बनाया गया है। यानी उसका प्रिंसिपल बोलोगे तो यही प्रिंसिपल है उसका। ठीक है, यानी यह कहेंगे कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो हम लोगों को हेल्प किया किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने में? जनरेटर्स का कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है, अब जनरेटर क्या करता है आप सभी जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यानी क्या लिखेंगे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, दिस मेथड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, लिख देता हूँ, to construct generators for किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने में, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते ही हो कि गैल्वेनोमीटर क्या है? एक वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? गैल्वेनोमीटर का, जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ वगैरह करेंगे। तो अभी चाहे हम कि एक बार आपको रिपीट कर दे, ताकि अगर आप भूल भी गए होगे तो वो याद आ जाए आपको कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे। तो इतना को आप छाप लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके लिए क्या बोला गया कि दो एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया और उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे यह बताया गया कि हाँ मैग्नेटिज्म से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? तो पहला एक्सपेरिमेंट यह है कि यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेट। ठीक है, अब क्या किया गया एक्सपेरिमेंट उसको देखोगे तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास ये दो मैग्नेट हम लोग ले लिए। ठीक है, एक मैग्नेट यह है, दूसरा मैग्नेट हमारे पास ये मान लेते हैं नॉर्थ है इधर में, और इसका मान लेते हैं ये साउथ है।
और इसके बीच में हम लोग किस चीज़ को रख दिए, तो इसके बीच में हम लोग रख दिए कंडक्टर को, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर लिए हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। और इधर में आप जो कनेक्ट करना चाहते हो कि करंट पास हो रहा है या नहीं, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, गैल्वेनोमीटर को यूज़ करोगे। तो इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या पहले लिखा था कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या बोला गया कि कुछ चलना चाहिए, यानी देखो रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, जैसे ये है एक दूसरा ये है, तो अगर मान लेते हैं ये चल रहा है ये रुका हुआ है, तब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चलना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं दोनों चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है। इस समय इसको रिलेटिव मोशन नहीं बोलेंगे। रिलेटिव मोशन कब बोलेंगे, जब मान लेते हैं एक रुका है ये चल रहा है, या ये रुका है ये चल रहा है, ये रुका है ये इधर चल रहा है, ये रुका है ये इधर चल रहा है, या दोनों ऐसे चल रहा है, या दोनों इधर भी चल रहा है, तो एक का स्पीड ज़्यादा हो दूसरे का स्पीड कम हो, तो वैसे केस को हम लोग बोलते हैं क्या, कि दोनों में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। मतलब यह दिखना चाहिए कि एक आगे चल रहा है दूसरा पीछे चल रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट कुछ अब समझ गए होंगे। मैंने इतना इस मार्कर को घुमा घुमा करके बताया आपको। अब देखो इसमें किया क्या कि सबसे पहले जो ये कंडक्टर ए बी मान लेते हैं ए बी है, तो इस कंडक्टर ए बी को क्या किया कि इसके बीच में ये घुमाया, ठीक है, यानी इस तरह से ऊपर नीचे किया। तो ऊपर नीचे किया तो क्या देखा ये कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। फिर रोक दिया तो देखा कि डिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। क्या बोले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है, इसको क्या किया, दो मैग्नेट इधर और इधर रखा हुआ है, उसके बीच में ऐसे ऐसे मोशन करवाया। तो मोशन करवाया तो क्या देख रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लेते हैं ऊपर लेकर के आए तो अगर डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, तो अगर इसको नीचे लेकर के गए तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। और किसी भी दौरान मान लेते हैं मोशन हो रहा है ऐसे, और किसी भी दौरान इसको रोक दिए, थोड़ा सा उठा के रोक दिए, तो डिफ्लेक्शन रुक जा रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि जब दोनों के बीच में मोशन रहेगा, ठीक है, यानी मैग्नेट दो रखा हुआ है और कंडक्टर को हम लोग मूव करवा रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्यों प्रोड्यूस होगा ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यह पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूस होगा। पहले यह तो देखें कि हाँ होगा कि नहीं होगा, अब होगा तब तो देखेंगे कि कैसे होगा। तो फिलहाल हम लोग को ये पता चल गया कि हाँ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसको तुम अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहते हो लिख लो, ये मैं तुमको छूट देता हूँ आज, ठीक है, कि इसका मैं आप खुद से लिखो। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या देखा गया कि व्हेन we move the magnet in placed between the magnets, when we move the conductor placed between the magnets, then we see that the galvanometer shows deflection, ठीक है। एंड इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, व्हेन द कंडक्टर इज स्टॉप्ड, जब कंडक्टर को रोक दे रहे हैं, देन द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, यानी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ़ मूव्ड इन वन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर लेकर के जा रहे हैं, देन एंड इफ़ एट दिस वेरी टाइम डिफ्लेक्शन हैपन्स इन वन डायरेक्शन, तो अगर हम लोगों ने जस्ट उल्टे डायरेक्शन में कर दिया, यानी व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज। और क्या बोले, किसी भी समय इसको रोकोगे तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ अगर कंडक्टर को मूव कराएंगे हम लोग मैग्नेट के, दो मैग्नेट के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट है तो क्या देखोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ, यानी यह पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसकी वजह से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है। एक लाइन में बस लिख दूंगा, यानी इफ़ कंडक्टर, क्या देख रहे हैं, इफ़ कंडक्टर इज मूव्ड इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या देख रहे हैं, करंट इज प्रोड्यूस्ड, देन करंट इज प्रोड्यूस्ड। और ये कैसे पता चला कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो जी है ये क्या शो कर रहा है, शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर हम सभी जानते हैं कि करंट को मेजर करता है, यानी करंट आ रहा होगा इसमें तब तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हाँ, अगर कंडक्टर को मूव कराएंगे दो मैग्नेट के बीच में यानी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तब किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, इसी में सेकंड नंबर दे दोगे। अब सेकंड नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, अब इसमें देखो इस समय हम लोग क्या किए कि कंडक्टर को फिक्स रखें, यानी कंडक्टर को क्या रखा गया, फिक्स रखा गया। और अब मैग्नेट को ही उठाना दौड़ाना चालू कर दो, तो मैग्नेट को भी दौड़ाओगे तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा दोनों के बीच में। अब रिलेटिव मोशन होगा तो उस समय भी इसी तरह का सीन देखा गया, यानी जब मैग्नेट को भी हम लोग मूव करा रहे थे तो उस समय भी क्या देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई चले, ठीक है, तब भी क्या देखा गया कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं दोनों को उठाकर चला दो, मैग्नेट को मान लेते हैं ऊपर चला रहे हो या मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहे हो और बीच में जो कंडक्टर है उसको उठा करके तेज़ी से ऐसे ऐसे कर रहे हो, यानी उसके स्पीड के बराबर और डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ऐसे उठा रहे हो मैग्नेट को, तो ऐसा नहीं कि कंडक्टर को भी, यानी तीनों को साथ में नहीं उठाना है। ठीक है, ऐसे उठाओगे साथ में तब उस समय डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या नीचे साथ में ले जाओगे तब डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कब होगा, जब एक का स्पीड ज़्यादा रहेगा दूसरे का स्पीड कम रहेगा, तभी इसमें करंट की वैल्यू शो हो रहा है। यानी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जो बताएं वो दोनों के बीच में अगर हो रहा है तब करंट का फ्लो होगा। ठीक है, यानी एक लाइन और क्या लिख देते हैं कि सेम, यानी करंट ऑल्सो फ्लोज, करंट ऑल्सो फ्लोज कब, तो व्हेन मैग्नेट्स आर मूव्ड, या व्हेन, हाँ लिख देते हैं व्हेन मैग्नेट्स आर मूव्ड। और मैग्नेट को कैसे मूव कराना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन बरकरार रहना चाहिए तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक देख लिए। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इसको हटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ अब। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या देखा गया कि इसी तरह का कुछ सीन लिया गया और उस सीन में बस कैरेक्टर को थोड़ा सा बदल दिया। और वो कैरेक्टर क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का एक कॉइल ले लिया। ठीक है, कॉइल पढ़ चुके हो पहले, और इस कॉइल में इधर मान लेते हैं कि हम लगा दिए किस चीज़ को, गैल्वेनोमीटर को। इस तरह से गैल्वेनोमीटर एकदम खड़ा है। अब देखो, अब क्या किया कि एक मैग्नेट को लाया। ठीक है, इस मैग्नेट को, जितना भी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ सब समझ लो और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है, और जो समझोगे वही लिखोगे। टूटा फूटा लैंग्वेज सब चलता है, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि हाँ अपने लैंग्वेज में लिखा है, कुछ रटा रटाया लैंग्वेज नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी सिचुएशन में क्या किया गया, ये कॉइल तो ऐसे ही रखा हुआ है फिक्स है। अब इस कंडक्टर को, सॉरी इस मैग्नेट को क्या किया, इसके अंदर में लेकर के गया। ठीक है, इसके अंदर में इस मैग्नेट को लेकर के गया। तो क्या देखता है यहाँ पे भी कि जब हम लोग मैग्नेट को अंदर लेकर के जा रहे हैं तब मोशन होगा कि नहीं होगा। ये कंडक्टर है, ऐसे कॉइल है तो क्या है, कंडक्टर ही है। तो जब इसमें मोशन था, ठीक है, यानी जब ये अंदर जा रहा था तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो इनसाइड अगर लेकर के जा रहे हैं तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी डिफ्लेक्शन अकर्स। ठीक है, अब अंदर ले जा करके मान लेते हैं रोक देते हैं। ठीक है, यानी इनसाइड में ले जा करके क्या कर दे रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। तब क्या देख रहे हैं कि नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर जब उसको बाहर की ओर लेकर के आते हैं, यानी आउटसाइड में खींच रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं कि वंस अगेन डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन 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 क्या सोचोगे, अंदर जा रहा था तो अगर डिफ्लेक्शन मान लेते हैं ऐसे हो रहा है, तो जब बाहर जाएगा तो डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, जस्ट उसके अपोजिट, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर मैग्नेट को भी हम लोग मूव करा रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में तो दोनों तीनों सब सिचुएशन को देख लिए थे, लेकिन फिर भी एक स्पेशल और एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दे रहा हूँ आपको
ताकि और बेहतर समझ में आए। इसमें क्या लिए हैं, एक कॉइल एंड मैग्नेट, एक कॉइल ले लिए हैं और दूसरा क्या ले लिए हैं, मैग्नेट ले लिए हैं। ठीक है, तब भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या क्या सीख लिए इसमें कि जब मैग्नेट को अंदर लेकर के जाएंगे तब डिफ्लेक्शन होगा, अंदर में जाकर के रोक देंगे, किसी भी समय रोक दिए तो डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, बाहर में लेकर आ रहे हैं तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। अगर मूवमेंट को तेज़ कर देते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में भी अगर मान लेते हैं जो इस तरह से रखे थे, अगर इसके बीच में मूवमेंट को तेज़ कर देते हैं कंडक्टर का, ठीक है, धीरे धीरे ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे हो रहा है, तेज़ी से कर रहे हैं तब क्या देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन भी तेज़ी से हो रहा है। इस सिचुएशन में भी वही कि अगर मूवमेंट को तेज़ कर दे रहे हैं तब क्या देखा जाएगा कि जो डिफ्लेक्शन का रेट है वह भी क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। यानी इफ मूवमेंट जो हो रहा है, मूवमेंट को क्या कर दिए हम लोग, फास्ट कर दे रहे हैं, तब क्या देखते हैं, देन जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वह डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, फास्ट होने लगता है। ठीक है, तो अब इस पूरे कहानी को आप अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि खुद से लिखो, क्योंकि खुद से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा था, सेकंड था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या देखें कि अगर हाँ इसमें भी अगर कॉइल को ही तुम मूव करा रहे हो तो सेम सिचुएशन होगा। अगर मैग्नेट को ऐसे ही यहाँ पे रखे रहो और कॉइल को मूव कराते रहो इधर उधर, तब भी डिफ्लेक्शन उसी तरह का, यानी कोई भी जो भी इसमें हो रहा था वैसा सिचुएशन उस समय में भी होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस समय एक और भी बात नोट में करके लिख दे रहा हूँ कि देखो इस समय जो करंट उसमें आ रहा है कंडक्टर में, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, समाहित हो रहा है उसमें, इसीलिए उस करंट को, सॉरी इंड्यूस्ड मोशन नहीं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, याद रखोगे कि इस समय जो करंट आ रहा है इस कंडक्टर में वो कैसा करंट कहलाता है, इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको इतना क्लियर बिल्कुल हो गया होगा कि आखिर मोशन कब होता है। ठीक है, तो ये एक नोट पॉइंट में और लिख दोगे, मैं पूरे को एक लाइन में कंक्लूड कर दिया कि अगर रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में तो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कौन सा होगा, इंड्यूस्ड करंट। और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लो। और अगर आप चाहते हो कि अच्छे से पढ़े, इसको पूरा कॉन्सेप्ट सीखे, तो मैं थोड़ा बहुत 5-10% कोशिश करूँगा सिलेबस को ज़्यादा करके बताऊँ ताकि आपको पूरा क्लियरेंस मिले। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट में लिखो, जो भी बच्चा आप देख रहे हो ज़रूर कमेंट करो कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। क्योंकि अब देखो हम आपके सामने हैं नहीं, तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो उसका एक मात्र जरिया है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ गए, या सर आप ऐसी टाइम पास करते हैं, पढ़ाने लिखाने आपको आता नहीं है, नौटंकी करते रहते हैं। जो होगा, अरे बात दोनों में से एक ही को ना होगा, तो उस बात को लिखो तुम। तो चलो, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने के लिए हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं जो तुम्हारे स्कूल में शायद ना पढ़ाया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्योंकि ये पूरा लिंक्ड टॉपिक है। ठीक है, यह टॉपिक अगर पढ़ते हो तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, PHI भी कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं FI भी लिख देता है। ठीक है, PHI, फाई। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सिर्फ फ्लक्स को देखोगे तो सिर्फ फ्लक्स क्या होता है, तो जितना फील्ड लाइंस पास करता है किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एरिया है ऐसा, ठीक है, या ये एरिया मान लो ना। अब इस एरिया से जितना मान लेते हैं कि फील्ड लाइंस निकल रहा है, उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, जितना मान लेते हैं कि 20 लाइंस निकल रहा है तो फ्लक्स होगा कुछ, 30 लाइन निकल रहा है तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, 40 निकल रहा है तो और ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो यही फ्लक्स होता है, जितना फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक का फील्ड लाइंस निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं, मैग्नेटिक का फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक का फ्लक्स बोल देंगे। मान लेते हैं लाइट पार्टिकल धूप को पास करवा दे रहे हो तो उसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लक्स समझ लोगे तो उसके पहले अगर उससे जिस चीज़ को पास करवा दोगे वो उसी चीज़ का क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है,
यानी सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिख देंगे इसका कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैं फील्ड लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपका दिमाग कैप्चर कर सकता है, जितना आप समझ सकते हो 10वें लेवल पे, ठीक है। तो कुछ भी ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा जो आपको समझ में ना आए। अब इसमें एग्जांपल में क्या क्या लिख लेंगे, जैसा करंट में हम लोग देख रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भी एक करंट में पानी पास करा दो, पानी करंट, हवा करंट, उसी तरह से एबीएल जिसका लाइंस पास करवा दोगे उसी का फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। यानी जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पास थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल, देन कॉल्ड कौन सा फ्लक्स कहलाएगा बता सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है, MFL लिखूँ शॉर्ट में, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं रेज ऑफ लाइट पास हो रहा है, तो उसको कौन सा फ्लक्स बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स, LUMINOUS, ल्यूमिनस, सचिन तेंदुलकर करता है ना प्रचार इसका, ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, बैटरी है। तो ये फ्लक्स का सिंपली क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। कहाँ इसका यूज़ करेंगे तो देखते चलो, अब बताए हैं तो इसका यूज़ भी बताएंगे ही कि कहाँ यूज़ करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लो, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो इतना तो पता चल गया, जितना मैं बताया आपको कि फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहा है तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, या मान लेते हैं एरिया को बढ़ा दिए, एरिया कम से ज़्यादा कर दिए तब भी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो सकता है। यानी यह देखा गया, अगर बाय एक्सपेरिमेंट हम कहें तो बाय एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया कि फ्लक्स का वैल्यू जो है यानी फाई वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लाइंस ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या बताए थे कि ज़्यादा फील्ड, जैसे बताए थे ना कि 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उससे अगर 10 लाइंस निकल रहा है तो 2 कूलम्ब का चार्ज हो जाएगा तो 20 लाइंस निकलेगा, 3 कूलम्ब का चार्ज होगा तो 30 लाइन निकलेगा। इस तरह से की बात है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। उतना ही जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो ज़्यादा लाइंस होगा, तो हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और दूसरा एरिया के लिए भी देख लिए कि एरिया ज़्यादा होगा तब भी फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होगा, एरिया कम होगा तब फील्ड लाइंस कम पास करेगा, ठीक है। और 2 वैल्यू जो हम आपको बताए हैं ये हमेशा याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू कितना बोले, 0, साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, और कॉस 0 का भी देख लो, कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। ये ट्रिगोनोमेट्री में 10वीं क्लास में पढ़ना है, कहीं ना कहीं घूमते फिरते पढ़ ही लोगे। मैं अभी आपको अगर अभी ट्रिगो नहीं भी पढ़े हो तब भी मैं आपको ये वैल्यू बता दे रहा हूँ, इतना ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब देखो तीसरा जो डिपेंड करता है वह एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से है, समझने की कोशिश करना बस, ये मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। अब मान लेते हैं सामने सामने जब पास हो रहा है तब तो यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नेट वगैरह रखा हुआ है तो सामने सामने बिल्कुल पैरेलल लाइंस जा रहा है, पास कर जा रहा है। मान लेते हैं इधर में मैग्नेट रखा हुआ है तो क्या उतना पास कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे रखा हुआ इधर में तो सीधा सीधा लाइंस ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यानी एरिया का इधर हो गया, एरिया का डायरेक्शन यह हो गया, जो इसका एरिया है ये इधर के लिए मुंह खोला हुआ है, और फील्ड लाइंस तुम इधर से पास करवा दे रहे हो, फील्ड लाइंस इधर से पास करवा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब दोनों के बीच का एंगल है, एरिया ये हो गया और फील्ड लाइंस ये हो गया, ठीक है। अगर इधर मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रखते हैं तब देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस अंदर जा ही नहीं रहा है। अब फील्ड लाइंस अंदर नहीं जा रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी 90 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे कितना है, 0 है। तो 90 पे 0 कौन होता है,
एंगल में कॉस का, 90 पे 0 किसका होता है, कॉस का होता है। यानी इतना तो पता है कि एंगल पे डिपेंड करेगा। अब एंगल में किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे या कॉस पे, तो उसके लिए हम लोगों ने यह अभी जो बताया कि यानी किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अब तीनों को कंबाइन कर दोगे तो यानी फ्रॉम पहला, द्वितीया एंड तृतीया हम लोग यह देखते हैं कि बी बराबर फाई बराबर क्या मिलेगा, बी ए कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। क्या हो गया बचवन, फार्मूला। तो इसको छाप लो, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जैसा होगा, नहीं आ रहा होगा समझ में, बोलना कमेंट सेक्शन में करके, मैं ज़रूर बता दूंगा। हाँ, एक बच्चा पूछा था, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ हर क्लास में, कि एक मैग्नेट ये है, उस मैग्नेट को सर अगर स्लैंट कट करेंगे, ठीक है, तब उसमें स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगा। देखो स्लैंट कट करोगे तो क्या होगा, इस तरह से रहेगा। अब इस तरह से रहेगा तो स्लैंटली कट किया तो इस साइड में एरिया कम गया, तो इधर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम जाएगा, इधर स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही रहेगा, या थोड़ा बहुत डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि या नहीं डिक्रीज नहीं करेगा, इस साइड में उतना ही रहेगा लगभग, और इधर क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो स्लैंटली कट करने से यह होता है। अब आगे में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि उतना ही बताएंगे जितना हम समझा सकते हैं, जितना हमारी औकात है कि तुमको समझा सकते हैं, और जितना तुम्हारी औकात है कि तुम समझ सकते हो। फालतू हम भरोसा नहीं रखते हैं, और इसलिए बता रहे हैं ये सब क्योंकि सबका यूज करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर अच्छे से समझने के लिए, एक बेहतर पकड़ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हेडिंग देना पड़ेगा बचपन, फैराडेज लॉ। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, जो बता दे रहे हैं वो लाइन क्या बोल सकते हो कि अल्टीमेट है। ठीक है, इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं पूछने जा रहा है, और इतना कॉन्सेप्ट के साथ अगर तुम लिख देते हो एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर बाप बाप करके नंबर देगा कि ना भैया तू तो ले ही ला, बाप रे बाप काका लिख दिलूँ है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरे अच्छे तरीके से समझो, फिर उसको जा कर के छाप डालो वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला फैराडेज लॉ में क्या बोला कि जब फ्लक्स में चेंजिंग होगा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि फ्लक्स में चेंजिंग होगा, तब वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस समझना, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या तुम समझोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, ये पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तब करंट का फ्लो होता है। तो तुम अपने औकात के लिए, अपने समझने के लिए क्या पढ़ो कि हम जहाँ पे भी ईएमएफ बोलेंगे उसका मतलब क्या समझोगे कि पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। पोटेंशियल में डिफरेंस है मतलब क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, यानी करंट वहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, बस समझने के लिए बेसिक थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ठीक है, तो चेंजिंग होता है, उसको अभी तुमको नहीं ध्यान में रखना है, बस इतना रखो कि ये बराबर है अभी। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया पहला पॉइंट में कि वेर एवर या वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ उसमें आ जाता है। ठीक है, अब देखो फाई में चेंजिंग का मतलब क्या बोला गया कि नंबर ऑफ लाइंस में चेंजिंग। ठीक है, यानी नंबर ऑफ लाइंस में अगर चेंज करते हो तुम तो क्या वहाँ पे आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, और पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा तो क्या बोलोगे कि करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक ईएमआई में, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में क्या देखें पहला पॉइंट में कि व्हेन एवर, जब कभी भी फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो किस चीज़ का फ्लो होगा, क्या आ जाएगा वहाँ पे, तो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया, और देखो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंजिंग होगा, अगर 5 चेंजिंग हो रहा है, 5 लाइन चेंज कर रहा है तो कम पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, 10 लाइन का चेंजिंग हो रहा है तो ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सब पहले ही से बता दिए हैं। सिंपली क्या बोले कि अगर मान लेते हैं 5 लाइन पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ कम है, इधर स्ट्रेंथ कम है तो करंट का स्ट्रेंथ भी कम रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बस जो पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया कि बी डायरेक्टली
फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का होता है, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वही तो यहाँ पे है कि अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, यानी चेंजिंग ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में बस लिखा गया है कि जब चेंजिंग होगा तब वहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या बोले समझने के लिए तुमको, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि यह तुम पढ़े हुए हो। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि देखो, सेकेंड पॉइंट में यह है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट यानी तब तक रहता है जब तक, यानी लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कब तक ये रहेगा, कब तक ईएमएफ रहेगा, कब तक पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा, तो जब तक चेंजिंग होता रहेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या देखा है कि जब तक मोशन रहेगा, रिलेटिव मोशन, तब तक रहेगा। उसी तरह से क्या है कि जब तक नंबर ऑफ लाइंस में चेंजिंग होता रहेगा, ठीक है, यानी तब तक वहाँ पे ईएमएफ रहेगा। यानी दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक लास्ट करेगा, तब तक रहेगा जब तक देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में जो क्या बोल दिया गया कि जैसे मान लेते हैं, तीसरे पॉइंट को समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं T1 समय में, ठीक है, T1 टाइम में उसका फ्लक्स जो था वो φ1 था। T1 टाइम में कुछ होगा ना, मान लेते हैं अभी के समय देख रहे हैं कि 5 बज रहा है, तो 5 बजे मान लेते हैं कि फ्लक्स 10 था। अब समय मान लेते हैं 5:01 हो गया, तो फ्लक्स भी चेंज होकर के मान लेते हैं, क्योंकि चेंज होगा, हम लोग देख रहे हैं कि कब हो सकता है ईएमएफ, जब चेंज होगा। तो इतना तो पता चल रहा है कि चेंज होगा, तो समय को बढ़ा करके कितना कर दिए हम लोग, समय को T2 किए, तो फ्लक्स कितना हो गया, φ2 हो गया। ठीक है, तो अब चेंज इन फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो, पहले 5 था 10 हो गया, तो चेंज कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, यानी चेंज इन फ्लक्स यहाँ से कितना लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स बराबर φ2 माइनस φ1 लिख सकते हैं। और चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, या टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम कितना ले लिया, तो पहले 5 बजा था, 5:02 हो गया, तो कैसे निकालोगे, दूसरा में से पहला घटा दोगे तब तो 2 मिनट निकलेगा, यानी T2 माइनस T1 लिख सकते हैं इतना। तो अब जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, यानी जो पोटेंशियल में डिफरेंस हो रहा था उसके लिए क्या बोला, देखो क्या क्या बोल दिया कि जितना ज़्यादा ईएमएफ, जितना ज़्यादा चेंजिंग होगा फ्लक्स में उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। यह बात हम बोले कि चेंजिंग ज़्यादा रहेगा तो ईएमएफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया कि जो ईएमएफ होता है वह प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर वाले का होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नीचे वाले का। समझ सकते हो, अभी मैं समझा दूंगा अभी नीचे में, तो लिख देंगे। तो ईएमएफ बराबर क्या, φ2 माइनस φ1 अपॉन नीचे में T2 माइनस T1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो रहेगा ही, तो उसको हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाता है कितना, k। हर जगह देख रहे थे कांस्टेंट आता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे भी k लिख दिया गया। अब देखो क्या बोला गया कि चेंजिंग ज़्यादा होगा तो ये पोटेंशियल में डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखो ऊपर ऊपर है। अब देख लो समय मान लेते हैं ज़्यादा ले लिया, बहुत धीरे, समय ज़्यादा लेने का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या अभी एक्सपेरिमेंट में बताए थे कि अगर धीरे धीरे हो रहा है तो करंट उतना नहीं है, करंट इतना नहीं है। क्यों नहीं है, करंट कब नहीं होता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टाइमिंग कम रहेगा, सॉरी या टाइमिंग ज़्यादा रहेगा, टाइमिंग ज़्यादा ले रहा, धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस। करंट कम था, करंट कम कब होता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस कम रहेगा। यानी बस ये सब मैं समझाने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज बना रहा हूँ। तो टाइमिंग अगर ज़्यादा रहेगा तो ये कम हो जाएगा, और टाइमिंग कम रहेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, कब हो रहा था ये सब सीन, तो तब हो रहा था जब दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन, यानी एक उधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे किस चीज़ का साइन आ गया है, नेगेटिव का साइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईएमएफ बराबर इतना होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या कोई फोर्स नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, ठीक है। और यह ऐसा नहीं कि नाम ऐसा है तो वो फोर्स है, ये क्या है, ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं अगले क्लास में अब आपको शुरू करूंगा एसी जनरेटर, ठीक है। पहले एसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, पूरा इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा, ऐसा कि तुमको रट जाए। जैसा डीसी मोटर आपने रट लिया, पूरा समझ गए, उसी तरह से वहाँ पे भी सब कॉन्सेप्ट का यूज करके हर एक पार्ट बाय पार्ट को बताऊंगा कि आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे करंट का प्रोडक्शन होता है। तो इतना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना यार, तब बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर सको तो मेरे को भी थोड़ा बहुत खुशी मिलेगा कि हाँ ज़्यादा बच्चा देख रहा है, ठीक है। हम कुछ काम कर रहे हैं अगर लॉकडाउन में आपके लिए, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि सब तक पहुँचाइए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है।